तो अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम पढ़ेंगे कितने टाइप सोर्सेज के, कितने टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे करने कन्वेंशनल एनर्जीज है हमारे पास, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या सोर्स बता रहा है, फॉसिल फ्यूल्स, जो हमें फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इन एशियन टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। क्या कह रहा है, पुराने ज़माने में क्या था, जो वुड से हमें वुड को जला के एनर्जी मिलती थी, हीट एनर्जी, वो एक कॉमन एनर्जी थी, एक कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी थी। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज आल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। एनर्जी जो वाटर का फ्लो है और जो विंड है, विंड का फ्लो है, इन दोनों की भी एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए लिया जा सकता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल। कह रहा है जो एक्सप्लॉयटेशन है कोल का, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल। तो एक कोल का उद्योग जो है, कोल यानी कोयला, कोयले का उद्योग कितना बड़ा है, क्योंकि कोयला सबसे ज़्यादा अमाउंट में है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो कोयले का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल करने में, ठीक है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया हुई, हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़िया हुई तो क्या हुआ, बेटर क्वालिटी की लाइफ पूरा वर्ल्ड भोग सका, ठीक है। पूरे पूरे वर्ल्ड में बेटर क्वालिटी की लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है। इट हैज़ आल्सो कॉज्ड अ ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रेमेंडस रेट। इसने क्या कॉज किया, जो ग्लोबल डिमांड्स हैं एनर्जी की, एनर्जी नीड के लिए, वो ग्रो हो गई एक ट्रेमेंडस रेट पे, ठीक है, बहुत हाई रेट पे। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी वॉज लार्जली मीट बाय द फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इन दो चीज़ों की डिमांड है, किसकी, कोल एंड पेट्रोलियम की। आवर टेक्नोलॉजीज वेयर आल्सो हेल्प फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी डेवलप्ड की गई इन पेट्रोलियम और गैसेस को एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, इन एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी निकालने के लिए। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म ओवर a million of years and there are only limited reserve, ठीक है। तो इसका मतलब जो कोल है, पेट्रोलियम है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, हमें पता है कि ये इसको बहुत साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कोयल को हम जलाने के बाद दोबारा वापस नहीं ला सकते, ठीक है। पेट्रोलियम यूज़ करते हैं जो हम पेट्रोल की फॉर्म में, डीजल की फॉर्म में, पेट्रोल, ये सब हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व देम। तो हमें इन्हें बचा के रखने की ज़रूरत है आगे के लिए। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज ऑफ सच अलार्मिंग रेट्स वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर हम ऐसे ही बहुत जल्दी इनका यूज़ करते रहे तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास एनर्जी की कमी होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड, बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादातर हम फॉसिल फ्यूल्स, जो ये हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें पता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबके पास आजकल कम से कम एक स्कूटर या बाइक तो है ही, ठीक है, ज़्यादातर परिवारों में। और कई जो बड़े लोग हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। और बुलेट जैसी गाड़ियाँ जो होती हैं, ये सब ज़्यादा पेट्रोल खाती हैं, ठीक है। तो ये हमें इनकी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है इन फॉसिल फ्यूल्स की
तो हमें इन्हें बचा के रखना चाहिए आगे की जनरेशन के लिए। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ द अदर डिसएडवांटेज टू। जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे लिए। We learned in 9th class about the air pollution caused by burning of coal or petroleum products। और इससे एक हार्म भी होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए इनका, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। जो इन कोल और पेट्रोलियम का बर्न होने के बाद निकलता है, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं बर्न करने पे फॉसिल फ्यूल्स को, तो ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। दिस लेड टू द एसिडिक रेन विच अफेक्ट्स अवर वाटर एंड सॉइल सोर्सेज। तो हमें पता है जो ये सब उड़ के भाप बन जाता है, भाप बन के कहाँ जाता है, हवा में चला जाता है, आसमान में चला जाता है, ठीक है। तो जब वाटर वाले क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, जिसकी वजह से हमारे वाटर सोर्सेज और सॉइल सोर्सेज भी पॉल्यूटेड होते हैं। इन एडिशन और टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है, हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। इसके वजह से हमें ग्रीन हाउसेस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि प्लांट्स वगैरह सेफ रह सके, ठीक है। प्लांट्स वगैरह भी सेफ नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, लेकिन जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से उनके पोर्स जो हैं बंद हो जाते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक केमिकल गैसेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज से निकलती हैं जो कि वो भी हार्मफुल है हमारे लिए। सो थिंक इट ओवर, हाउ वुड आवर लाइफ चेंज इफ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। क्या होगा अगर हमारे पास ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ तो हम लोग जो है शहरों में रहते हैं, यहाँ पे हम एक दिन ही लाइट चली जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, 1 घंटे के लिए ही चली जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो समझो अगर कई सालों तक ना आए तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा। तो इसलिए हमें इन सोर्सेज को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी जो आगे उसका सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी काफ़ी मुश्किल से होता है, ठीक है। कोल वगैरह को बर्न करने के बाद ही मिलती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनती है, तो इसलिए हमें बहुत बचा के इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सारी एनर्जी सोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, उन्हें हमें बचा के बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। पैरामीटर्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। The availability of electrical energy to each individual in a country is one of the parameter to measure the growth of the country। अब देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा है जिस कंट्री में, तो वो क्या है, एक पैरामीटर है, मेजर एक पैरामीटर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ग्रो होने का कंट्रीज में। देखो भाई जैसे ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जैसे पैकेट फूड वगैरह का जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारा काम किससे होता है, मैकेनिकल एनर्जी से होता है, ठीक है, मशीन्स के थ्रू होता है। तो मशीन्स किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है। तो एक जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक पैरामीटर है मेज़र करने का कि जिससे हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है, ठीक है। The pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process and use various techniques to reduce the escape of harmful gases and ash into the surroundings। क्या कह रहा है, जो पोल्यूशन कॉज होता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा वो रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीज कर दें, और क्या कर दें, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो रिड्यूस कर सकती है इन हार्मफुल गैसेस के उभरने से,
ठीक है, ये हार्मफुल गैसेज उभरने से रुक सकती है कुछ हद तक, ठीक है। एंड एशेज इनटू द सराउंडिंग्स, तो एशेज फैल जाते हैं सराउंडिंग्स में, वो भी कंबशन के थ्रू, कंबशन जैसी टेक्निक्स के थ्रू कम हो सकता है, ठीक है। बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस इन गैस सॉल्व्स एंड व्हीकल्स, स्टोव्स एंड व्हीकल्स। अब डायरेक्टली यूजेस फॉर पर्पसेस क्या है, जो गैसेज हैं स्टोव्स के अंदर और व्हीकल्स के अंदर यूज होती हैं। डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा था आपको, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारी, ठीक है। तो हमें काफ़ी कम हद तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की हमें बिल्कुल भी। Let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes in producing our favorite form of energy. क्या कह रहा है, अब कुछ प्रोड्यूस करो इलेक्ट्रिक एनर्जी एट आवर ओवन स्मॉल प्लांट इन द क्लास। एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट अपनी क्लास में प्रोड्यूस करो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाओ, जैसा प्लांट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर देखो कि क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सी एनर्जी की फॉर्म प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस प्लांट से। अब एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 14.3। टेक अ टेबल टेनिस बॉल एंड मेक 3 स्लिट्स इनटू इट। अब एक टेबल टेनिस की बॉल लेंगे और उसमें 3 स्लिट्स कर देंगे। Put semicircular fines cut out of a metal sheet into these slits. Pivot the tennis ball on an axle through its center with a straight metal wire fixed to a rigid support. Ensure that the tennis ball rotates freely about the axle. So now connect a cycle dynamo to this. Connect a bulb in series. Direct a jet of water or steam produced in a pressure cooker at the fines. What do you observe? तो क्या कह रहा है ये हमारा कुकर है, इसके अंदर हमने पानी डाल रखा है, इसे हीट कर रहे हैं, इसमें से धुआं बन के निकल रहा है, वेपर्स बन के निकल रहे हैं। और जो हमारी टेनिस बॉल है उसके अंदर हमने 3 मेटल्स की फाइन शीट्स जोड़ दी हैं। ऐसा कुछ बन गया है कि जैसे पंखे लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, पंखा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टेनिस बॉल फिटेड विद मेटल शीट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायनमो। डायनमो यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है कंजर्व हो रही है, बन रही है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बाय हीटिंग दिस, बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारा बल्ब जल जाएगा जब हम प्रोसेस चालू करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में यही बता रहा है कि जो है हमारा स्मॉल प्लांट कैसे बना है। तो इस पैरामीटर के बेसिस पे जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कुकर लिया हमने, उसके अंदर स्टीम हमने बनाई और हमने एक मेटल बॉल ली, उसके अंदर 3 मेटल स्टिच हमने फिट कर दी और उसके बाद डायनेमो में जो है एनर्जी कंजर्व हुई, जो एनर्जी निकल ली है उसके चलने से, ठीक है। और फिर वो एनर्जी कहाँ किस में प्रोड्यूस हो गई, लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज अकर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये किया गया। द सिंपलेस्ट टर्बाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, a rotor blade assembly. The moving fluid acts on the blades to spin them and impart energy to the rotor. Thus we see that basically we need to move the fan, the rotor blade with a speed which would turn the shaft of dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy. तो यहाँ क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, फर्स्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब हमारा बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। These various ways in this can be done depends upon availability of the resources.
We will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate electricity in the following sections. अब हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड every day in a power station to heat up water to produce steam which further runs to turbine to generate electricity. तो थर्मल पावर प्लांट क्या है? इसके अंदर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू. द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन द ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो मोर एफिशिएंट है टू ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स. तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स होते हैं वो जो है इन कोल्स और ऑयल फील्ड्स के पास ही लगाए जाते हैं, ताकि जो है उन्हें जो फ्यूल्स है उससे मिलने में आसानी हो. ठीक है, कम रेट पे मिलेगा. ठीक है, क्योंकि पास में रहेगा. ठीक है, तो कम रेट पे मिलेगा हमें वहाँ से फॉसिल फ्यूल. ठीक है, उन खदानों के पास से. तो उनके खदानों के आसपास ही ये प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि इजीली फ्यूल्स अवेलेबल हो बनाने के लिए. द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. यहाँ थर्मल वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बर्निंग हो रही है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. नाउ हाइड्रो पावर प्लांट्स. अब हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. Another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water or the potential energy of water at a height. क्या कह रहा है कि ये जो है एक दूसरा अलग मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का. क्या यहाँ पे हम मदद ले रहे हैं वाटर के फ्लो की. ठीक है, वाटर फ्लो होता है उसकी मदद ले रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो पावर प्लांट्स convert the potential energy of falling water into electrical energy. ठीक है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही मेटेलिक बॉल टाइप बहुत बड़ा सा जो है फिट कर देते हैं और जो फ्लो होता है हमारे वाटर का उसकी मदद से वो घूमता है पहिया, तो उससे एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में. Since there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, hydropower plants are associated with dams. क्योंकि बहुत कम ऐसे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम यूजली कहाँ हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट जो है यूजली हम जो है डैम्स के पास लगाते हैं. ठीक है, डैम्स पे लगाते हैं. In the last century, a large number of dams were built all over the world. पिछली सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए गए थे. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. As we can see from a quarter of our energy requirement in India is met by hydro power plants. क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी जब ज़्यादा हुई तो हमने क्या किया? डैम्स बनाए ताकि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके. Now, in order to produce hydel electricity, high-rise dams are constructed on over the river to be obstruct the flow of water and thereby collect water in large reservoirs. The water level rises and in this process the kinetic energy of flowing water get transformed into potential energy. तो यहाँ पे जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी है वाटर फ्लो की, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Then the water from high level dams carried out the pipes, the turbine at the bottom and dams. Since the water is the reservoir the refilled each time it rains, hydro power plants is renewable sources of energy. जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है
एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज्ड अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश वन डे। फॉसिल फ्यूल्स जो है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये बेटर हैं, जो फ्यूल्स हम जलाते हैं उनसे बेटर है, तो ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ डैम्स इस टाइप से हाइड्रो पावर प्लांट्स ऐसे कुछ लगाए जाते हैं। यहाँ पे स्लाइसिस गेट है, ठीक है। गेट से अगर जब पानी निकलेगा रिवर के अंदर तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगा हमारा। ये टरबाइन है, ये पावर हाउस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी। ये जनरेटर है, ठीक है। जब ये चलेगा तो ये हमारा मैकेनिक सा कुछ होता है जनरेटर, तो ये जनरेटर जो है काम करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में स्टोर हो जाएगी और थ्रू पावर लाइंस ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार हमारा हाइड्रो पावर प्लांट लगता है, ठीक है। ये आसपास डैम के आसपास लगाया गया है, ये डैम है, यहाँ पे एक गेट लगाया गया है, यहाँ से ये पानी फ्लो करेगा और ये टरबाइन घूमेगा और ये पानी रिवर तक चला जाएगा और बाकी ये जो इससे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो पावर हाउस में जाएगी और पावर लाइंस के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। But constructions of big dams have certain problems associated with it. The dams can be constructed only in a limited number of places. अब जो है बिग डैम्स हम बना नहीं सकते ज़्यादा, सो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो कुछ ही प्लेसेस हैं जहाँ पे हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Preferably in highly drained large areas of agricultural land and human habitation are to be sacrificed as they get submerged. जो बहुत बड़े एरिया हैं एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चरल लैंड है और ह्यूमन हैबिटेशन लैंड्स हैं, उसे हम सेक्रीफाई करते हैं बिकॉज दे गेट सबमर्ज्ड। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन डैम्स। जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हमारे कई सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम इसे बनाएंगे यहाँ इन प्लेसेस पे, ठीक है। क्योंकि पहले तो जहाँ पे हम बनाएंगे वहाँ पूरी जगह खाली करानी पड़ेगी हमें, उसके आसपास भी खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि ताकि बाढ़ आए तो बांध टूटे अगर तो आसपास ज़्यादा हार्म ना हो, ठीक है। जो डैम्स होते हैं उसके आसपास का जो सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह है सब खराब हो जाती है, ठीक है। सो इसके अंदर भी बहुत काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम इसे फ्यू प्लेसेस पे ही बना सकते हैं। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड ग्रोथ्स अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड गिव राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। जो वेजिटेशन सबमर्ज होती है एरोबिक कंडीशंस में वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। It creates the problem of static factory rehabilitation of displaced people. Opposition to the construct of Tehri Dam on the river Ganga and Sarda Sarovar project on the river Narmada are due to such problems. तो यहाँ पे क्या है, जो नर्मदा जो हमारा रिवर गंगा है वहाँ पे तहरी डैम बनना चाहिए था और सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स जो है नहीं किया गया।